हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2023 के पेपर हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को फर्स्ट है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो वर्गीकृत और नामांकित जो है ये गलत है फ्रेंड, ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो मानक विधि, कलन विधि, ये सब जो निगेटिव है, गलत है। ओके, पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, और तीसरा और चौथा गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है। तो फर्स्ट ए है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, तो ये तो पॉजिटिव है, करेक्ट है। बी है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी करेक्ट है। सी है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये भी करेक्ट है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो नहीं जो है वो यह है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है। का ए है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये गलत है। बी के है कि भूमिका नगण्य है, ये भी गलत है। सी है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी गलत है। डी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए और बजाय वातावरण के। तो ए है, भयावह सुसाधत। तो कक्षा में आप जो है प्रभावशाली अधिगम के लिए भयानक वातावरण की रचना करेंगे और सुसाध्य वातावरण, तो ये गलत है। प्रतिस्पर्धिक सुसाध, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, ये भी गलत है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ए है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। बी है, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, ये भी गलत है। सी है, स्कैप फोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। एंड डी है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, तो ये भी गलत है। तो अगर जो विद्यार्थी अगर अधिगम के लिए अभी प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति जो है वो है लेव वाइगोस्की का पाड़, यानी स्कैप फोल्डिंग उपलब्ध कराना, जब विशेषकर जब विद्यार्थी नया कौशल सीख रहे हों। मतलब जब कोई विद्यार्थी नया चीज़ सीख रहा है तो अगर शिक्षक जो है उसे एक पाड़ मतलब सहारा देना होता है, एक सीढ़ीनुमा मदद होता है, एक सीढ़ीनुमा मदद देगा, सहारा देगा, उसे इशारों से समझाएगा या उसको थोड़ा सहारा देगा, तो वो विद्यार्थी जो है उस काम को ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो पार उपलब्ध कराना, जिस विशेषकर विद्यार्थी जो है कोई जब नया कौशल सीख रहे हों। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। बी है इसमें कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सी है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एंड डी है इसमें, बच्चे प्रत्ययों को नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो नहीं यही है डी वाला फ्रेंड्स, कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिगम एक और प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ए है सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बी है जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है, सी है जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, एंड डी है सरल और रैखिक प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जो है जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को जो है क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो समझना चाहिए। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक फिल इन दी ब्लैंक्स। कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ए है पाठ पुस्तक केंद्रित, बी है व्यवहारवादी, सी है अध्यापक केंद्रित, डी है प्रगतिशील। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो अध्यापिका होती है अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है? ए है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकी पैदाइश की कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बी है सूचित करना कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता देने का सामर्थ्य नहीं है। और सी है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। डी है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो असफल होना क्या है? बच्चों का विद्यालय में असफल होना जो है फ्रेंड वो यह है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर नेगेटिव होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? ये बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। तो ये गलत है कि समूह में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसमें बच्चों का ध्यान भंग होगा और ये प्रभावशाली पद्धति नहीं है। तो ये गलत है। बी क्या है? बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। ये भी गलत है। सी क्या है फ्रेंड? बच्चे स्वयं की चिंता प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये तो पॉजिटिव है। एंड डी क्या है? बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो ये भी गलत है। ओके, तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सी संस्था है? विद्यालय जो होता है फ्रेंड, फर्स्ट जो होता है, पहला संस्था जो होता है वो होता है समाजीकरण में पहली संस्था जो होती है वो परिवार होती है, प्राथमिक कारक। एंड द्वितीय कारक जो होता है विद्यालय होता है। ओके, तो विद्यालय का जो है वो द्वितीय कारक है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ए है हार्वर्ड गार्डनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जीन पियाजे, डी है लेव वाइगोस्की। तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन जो होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो वो क्या है? जीन पियाजे। ओके, जीन पियाजे का है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसमें बच्चों का चिंतन जो है वो बताया है कि वयस्कों से अलग होता है। ओके, और इन्होंने 4 स्टेज में डिस्क्राइब किया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल। ओके, और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। आगे देखते हैं, दूसरा है फ्रेंड इसमें, विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। ये भी गलत है। बच्चों के विकास में बहुत सी संस्कृति और विविधताएं होती हैं। एंड डी है विकास में सभी बच्चों का जो होता है विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ए है
पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। बी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ये तो है फ्रेंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी जीन पियाजे की चौथी अवस्था में प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ये है इसमें पूर्व संक्रियात्मक यानी जीन पियाजे की सेकंड अवस्था में तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज जो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है, उसमें जो है ये बताया गया है कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ए है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता में सक्षम नहीं है, तो ये बी है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, सी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, एंड डी है केंद्रीकरण और अनुतमर्दी सोच में आबद्ध हैं। तो ये जो है फ्रेंड अमूर्त संक्रियात्मक यानी जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज जो होती है उसमें आता है, तो ये है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो होता है सुरक्षित रहता है। तो ए है इसमें यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, सामाजिक क्रम अभिविन्यास। सामाजिक क्रम अभिविन्यास जो होता है वह यह होता है कि इसमें जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या है सुरक्षित रहता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। केवल क्या है फ्रेंड, निगेटिव है, गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है, निगेटिव है, ये भी गलत। सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। ए है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच सकते हैं, तो ये गलत है। बी क्या है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्य विधि से कार्य करते हैं। सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ओके, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। और विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकती, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो ये है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने से जो है बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, तो ये गलत है। ओके, बी क्या है फ्रेंड इसमें, बी है इसमें कि बी है फ्रेंड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सी है बच्चों के लिए अधिगम में सहायक नहीं है। डी है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम जो होता है फ्रेंड प्रोग्रेसिव क्लासरूम में वो क्या है, वो है फ्रेंड कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट है इसमें कि बहुबुद्धि का प्रकार अंतर स्थिति एंड सेकंड है अनुपालन संभावना। तो ए है भाषिक बुद्धि, तो इसमें जो है सारी गति संवेदिक बुद्धि जो होती है वो होती है खिलाड़ी के अंदर। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ले वाइगोस्की के अनुसार ए है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बी है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
डी है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा सी, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो है पहले इम्पोर्टेंस लैंग्वेज को देते हैं, फिर विकास को देते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ए है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो ये गलत है, दंड क्यों देगा। बी है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। सी है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो केवल पाठ्य पुस्तक निगेटिव है, गलत। पाठ्य पुस्तक तो निगेटिव ही होता है फ्रेंड, केवल बस पाठ्य पुस्तक ही जरिया नहीं होता है, ये गलत है। ओके, डी है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो वर्गीकृत क्यों करेगा, वर्गीकृत भी निगेटिव है। ओके, तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वह है जिसमें अध्यापक जो होता है लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब अध्यापक फ्लेक्सिबल रहेगा तभी वो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी संज्ञानात्मक विकास में कल्चरल टूल यानी सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए है अल्बर्ट बंडूरा, बी है बी.एफ. स्किनर, सी है लेव वाइगोस्की, डी है जीन पियाजे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो ए है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, आप बस एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाएंगे तो ये गलत है। बी है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव है। सी है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और अस्वीकार करना, तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे और अस्वीकार, तो ये गलत है, निगेटिव है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो ये भी गलत है। तो कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति जो होती है फ्रेंड वह यह होती है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। तो बहुभाषिकता को कैसे समझेंगे, समस्या के रूप में उसे आप समझेंगे, गलत है। एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में समझेंगे, ये भी गलत है। रुकावट के रूप में समझेंगे, ये भी गलत है। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिकता को जो समझना चाहिए वो एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जाता है। तो ये प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, विशिष्ट निर्देश जो है फ्रेंड ये निगेटिव है, गलत है। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, रटना गलत है, रटन पद्धति नहीं। सी क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल। और डी है कि वे प्रश्न देकर जिनमें अभूखी चिंतन की आवश्यकता है, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, तो उन्हें उनका जो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए आप ऐसे क्रियाकलाप दीजिए कि वो चुनौतीपूर्ण और वो निरस्ता उनकी दूर हो जाए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ए है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बी है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके आप करेंगे, तो ये गलत है। सी है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान के, एंड डी है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो पठन वैकल्प जो होता है फ्रेंड वो पढ़ने से रिलेटेड होता है। ओके, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से आप उनके पठन वैकल्प बच्चों की पहचान जो है की जा सकती है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो ए है बोलती पुस्तक, स्पर्शी सूचना पत्र, ये तो करेक्ट है क्योंकि आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए। और बी क्या है, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, तो नहीं है पूछा है। तो छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट जो होता है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो ये गलत है और यही सही भी होगा। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
समावेशी शिक्षा के बच्चे अंतर्निहित विचार हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? एक क्लास के नीचे सभी बच्चों को जो है सभी बच्चों को बराबर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? ए है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। तो आप अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक तो गलत है ये। बी है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। तो एंड सी है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक परीक्षण प्रदान करना। एंड डी है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करना, उन्हें नामांकित करना। तो नामांकित करना और पृथक करना और अक्षमताओं में ये गलत है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार जो है वो है दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।